हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, भारत आकार और स्थिति। अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। यानी भारत जो है ना है कैसा, उसके जो है ना भौतिक स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर सेकंड चालू करते हैं और देखते हैं इसको। क्योंकि ये वीडियो जो है ना एग्जाम के पर्पज से बनाई जा रही है, इसलिए जो ना आप लोगों को बहुत ही कम समय में समझाया जाएगा। और आगे जब हम इसको पढ़ाएंगे चैप्टर को, वो थोड़ी जो ना 9th वालों के लिए बनेगा अलग से वीडियो, और ये जो वीडियो है एग्जाम के लिए है। तो चलिए देखते हैं इसमें भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसे हम देखते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप मतलब ऊपरी आकार कैसा है, कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पे जल है, तो कहीं पे रेगिस्तान है, वो चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो क्या है, हिमालय पर्वत है भारत का, इधर क्षेत्र में ये हिमालय पर्वत हो गया। उत्तरी मैदान है, अच्छा भारत का उत्तरी मैदान जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है, ये उत्तरी मैदान है। ये जलोढ़ द्वारा बना हुआ है, गंगा के जलोढ़ द्वारा बना हुआ है, और ये जो है ना अब ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ द्वारा ये बना हुआ मैदान है। और चूंकि इधर में जो है ना एक नदी बहती है जिसको इंडस नदी यानी सिंधु नदी कहते हैं, और ये जो है ना पंजाब जो है और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं उनके लिए ये जो है ना उत्तरी मैदान में सारे क्षेत्र आ जाते हैं ये। तो ये उपजाऊ होते हैं, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जलोढ़ द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पे गहन आबादी बसती है। भारत की या पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी यही बसती है, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए जो है प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय। अच्छा प्रायद्वीप बताया गया है कि जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, और इसके भाग को, ये टेबल नुमा भाग को हम इसे कहेंगे पठार। और ये पुरानी मिट्टी का बना होता है, ठीक है, पुरानी मिट्टी से बने हुए होते हैं क्षेत्र। और ये जो एरिया है ये नौबलित पर्वत है। नौबलित पर्वत का मतलब होता है जो अभी बन ही रहा है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है ना अभी बन रहा है, इसलिए इसको नौबलित पर्वत कहा जाता है। और ये जो ढाल वाली एरिया है ये उपजाऊ जमीन है, भारत का उत्तरी मैदान इसे कहते हैं। भारतीय मरुस्थल जो ये वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान वाली है, यहाँ पे थार रेगिस्तान वगैरह पड़ता है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका का। आगे देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान उसे कहते हैं जो ये देखिए ये जो है ना क्षेत्र, इसे समुद्र तटीय मैदान कह लीजिए, ये मैदान है तटीय मैदान इसे कहते हैं। और द्वीप समूह आप लोग जानते हैं, ये वाला क्षेत्र द्वीप समूह है, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, इसमें एक एक का हम पढ़ेंगे अलग से। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला, देखिए हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, नदियों के आधार पर बांटा गया है, और उसके ऊंचाई के आधार पर हिमालय को बांटा गया है। उसको हम बहुत जल्दी जल्दी शॉर्टकट में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। उत्तरी सीमा ये देखिए उत्तर वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है भारत का, अगर भारत की देखें तो, क्योंकि आप तो कहेंगे इधर वाला क्षेत्र भी उत्तरी तो है, नहीं, ये भारत की सीमा की बात किया जा रहा है। तो भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत है, और हिमालय को नौबलित पर्वत कहा जाता है। अभी हमने बताया था नौबलित पर्वत इसलिए कहा जाता है कि अभी भी ये जो ना बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। हिमालय की जो लंबाई है यहां से लेकर के और यहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर से यहां तक, तो 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है ना औसतन यहाँ पे 400 किलोमीटर और यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर के बराबर है। इस तरह से अगर असम उसम में देखा है, अरुणाचल प्रदेश में देखे तो यहाँ पे चौड़ाई इसके 400 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पे जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय का देशांतरीय विस्तार 3 श्रेणियों में बांटा गया। अच्छा देशांतरीय विस्तार को अगर देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में हिमालय को बांटा गया है। देखिए क्या क्या है, पहले हिमाद्री हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय, और तीसरा शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है ना, शिवालिक। अब देखिए सबसे उत्तरी भाग यानी ऊपर वाला भाग जहां पे बर्फ जमा होता है और सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र होता है, उसको हिमाद्री श्रेणी कहा जाता है। जैसे ये वाला श्रेणी जो हो गया, ये हिमाद्री श्रेणी कहलाएगा। ऊपर वाला भाग जिसमें जो ना बर्फ जमा रहता है, हिमाद्री श्रेणी कहलाएगा। उसके बाद से आ जाता है ये जो हिमालय है, ये बहुत ही सतत है, सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं, सटी सटी श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं का मतलब बच्चों ऊंचे स्थान जो पहाड़ है वो।
और जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें उदाहरण है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, और कंचनजंगा ये इंडिया का है सबसे बड़ा जो ना, अगर पर्वत कहा जाए सबसे ऊंचा पर्वत तो कंचनजंगा है। मकालू है, नंगा पर्वत वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये 6000 औसतन 6000 ऊंचाई वाले, चूंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8880 मीटर है, ठीक है ना। बट इससे जो ना उस श्रेणी में नहीं रखेंगे, औसतन की बात कह रहा है। औसतन ऊंचाई 6000 मीटर होनी चाहिए, वो हिमालय की है। अब आता है हिमाचल। हिमाचल 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत को कहते हैं। इसमें पीर पंजाल की पहाड़ियां आ जाती हैं, धौलाधर आ जाता है, महाभारत श्रृंखला आ जाती है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां यहाँ स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू ये जो है ना श्रेणियां इसमें स्थित है। ये मध्य के हिमालय को कहते हैं, इसको हिमाचल हिमालय, ठीक है ना। अब आ जाता है शिवालिक की पहाड़ियां। अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियां जो निचले हिस्से होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे राज्य बसे हुए हैं, उसको शिवालिक की पहाड़ियां कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बाहरी श्रृंखला जिसकी ऊंचाई जो है ना 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई होती है, शिवालिक की घाटियां कही जाती हैं। इनको दून भी कहा जाता है, ठीक है ना। दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरह का दून कहा जाता है, और ये शिवालिक क्षेत्र में आते हैं दून, ठीक है ना। तो फिर से एक बार रिपीट करते रहे हैं। हिमालय की टोटल लंबाई जो है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई यहाँ पे 400, यहाँ पे 150 किलोमीटर, ठीक है ना। और हिमालय की जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हिमाद्री श्रेणी कहा जाता है, बीच के हिस्से को हिमाचल, और बाहरी हिस्से को, सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है शिवालिक, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अगला है ये, अब देखिए इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम और पूर्व, उत्तर दक्षिण में हम बांटे थे हिमालय को शुरू में 3 भागों में, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अब इसको जो ना क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं, बांटा गया है। देखिए यहां से बांटा गया है, नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं इसमें। अब देखिए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है ना, और पूर्वांचल हिमालय, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्वांचल हिमालय। अब देखिए इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर बांटा गया। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, सतलुज और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलुज और काली, देखिए यहाँ गलती थोड़ा सा है, तो सही है, सिंधु यहाँ पे है ना, सिंधु और सतलुज, उसके बाद से आ जाता है सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय, और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैले हुए पूर्वांचल हिमालय। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये सिंधु नदी, सिंधु, ठीक है, सतलुज, उसके बाद से आता है काली नदी, तीस्ता और दिहांग। अब आते हैं ये वाले क्षेत्र जो है पूर्वांचल कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब, सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं हिमालय क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय, और ये पूर्वीय क्षेत्र पूर्वांचल हिमालय कहलाता है, ठीक है ना, पूर्वी सीमाओं में जो फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आता है उत्तरी मैदान, दूसरा पार्ट है इसका, उत्तरी मैदान। ये देखिए पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ये पंजाब का मैदान जो है ये सिंधु नदी से बना हुआ है, और ये गंगा का मैदान है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो ना सहायक नदियों से बना हुआ है। अच्छा, ये सहायक नदियां जो होते हैं नदी तंत्र का निर्माण करती है उससे। यह मैदान जलोढ़ मृदा द्वारा बना है। जलोढ़ का मतलब होता है जल से ढोकर लाई हुई मृदा, जो उसे ढोकर लाई है। ये बहुत ही चौड़ा मैदान है और बहुत ही उपजाऊ मैदान है, ठीक है ना। मैदान की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई है इस मैदान की, ठीक है ना। जो ये मैदान बना हुआ है उत्तरी मैदान। अब बताइए उत्तरी मैदान को
3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जो पंजाब हिमालय, पश्चिमी पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, इस भाग में दोआब की संख्या अधिक है, ठीक ना, दोआब की संख्या अधिक है। इसे हम जो ना दो नदी, अच्छा दोआब क्या होता है, जैसे दोआब है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, इसीलिए पंजाब 5 नदियों के बीच के क्षेत्र, पंजाब 5 नदियों से घिरा हुआ, इसे पंजाब कहते हैं। तो ये दोआबों की संख्या बहुत ज्यादा है इन क्षेत्रों में। अब आता है गंगा का मैदान, घंघर और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को, घंघर नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को जो है ना गंगा का मैदान कहा जाता है। अब आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र का और उसकी वितरिकाएं, वितरिकाएं मतलब उसकी निकलने वाली जो धाराएं होती है उनके से बना असम में स्थित है, इसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। बस छोटे से क्षेत्र में है और यहाँ से ये इधर मिल जाती है आकर के, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और गंगा भी गिरती है, इसमें आकर के मिल जाते हैं और यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं नीचे के क्षेत्रों में। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं। अब बताएं, उत्तरी मैदान की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है, इस आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, भौगोलिक जो है ना आकृति के हिसाब से, भौगोलिक आकृति भूमि के हिसाब से इसे 4 भागों में बांटा गया है। किसको? उत्तरी मैदान को, उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। देखा जाए तो पहला है भाबर, दूसरा तराई का मैदान, फिर भांगर और खादर, ठीक है। देखिए भाबर, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिकाओं का निक्षेपण करती है, छोटे छोटे पत्थरों का निक्षेपण करती है गुट्टिकाएं का, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में करती हैं जो नदी है। जैसे गंगा ही नदी की बात कर लीजिए, जो ना शिवालिक की पहाड़ी से जब निकलती है ना, तो वहां पे 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ाई में छोटे छोटे पत्थरों जैसे गुट्टिकाओं का निक्षेपण करते हैं। निक्षेप का मतलब होता है, देखिए अपर्दन मतलब होता है काट कर ले जाना, निक्षेपण मतलब होता है वहां पलट देना, जहां वहां रख देना, ठीक है ना। किसी जैसे कोई नदी जो है ना किसी जगह को काट करके मट्टी को ले गई और कहीं जो है मुहाने पर छोड़ दी, तो उसे निक्षेपण कहते हैं। तो वहां पे निक्षेपण करती हैं और इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। और इन क्षेत्रों में ना नदियां जो है ना गायब हो जाती है, मतलब नीचे नीचे उनके अंदर से पतले परतों में बहने लगती है, ठीक है ना, भाबर में। अब आता है तराई के मैदान, ये दलदली क्षेत्र होते हैं। भाबर के दक्षिण में सरिताएं और नदियां पुनः निकल जाती हैं, ठीक है ना। देखिए भाबर के दक्षिण में आपको बताया गया, भाबर जो में नदियां जो है क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है, मतलब कि नीचे नीचे बहती हैं उसी पत्थरों के छोटे छोटे गुटिकाओं के बीच में, और फिर ये निकल आती है उसे दक्षिण वाले निचले हिस्सों में, जैसे जैसे ढाल में जाएंगी ना ये निकल जाती है और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसको हम तराई का मैदान कहते हैं, तराई, ठीक है ना, क्योंकि जंगली एरिया है यह अभी। अब आता है भांगर, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान है ना भारत का, ये पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। अधिकतर भाग को देखा जाए तो पुराने जो है ना जलोढ़ मिट्टी है उससे बना हुआ है, और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर वेदिका जैसे आकृति बनाते हैं। जो बाढ़ वाले क्षेत्र ना उसके ऊपर वाले भागों में है, और इसी को हम भांगर कहा जाता है। अब खादर क्या है? नए जलोढ़ है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को, जो तुरंत ही जो है ना नदियां ढो करके लाती है बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बहुत सारे आप जानते होंगे कि हर एक साल जो ना बाढ़ से बिहार, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो ना बहुत सारे नई मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है। तो इस वाले क्षेत्र को जो नया निक्षेप से बनता है उसे हम खादर कहते हैं, और इसका प्रत्येक वर्ष में पुनः निर्माण होता है, दोबारा जो ना फिर से मिट्टी उस पर आकर के जम जाती है, इसे निक्षेप होता रहता है। तो ये देख लीजिए फिर से, इसके भौगोलिक आकृति के हिसाब से इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई, भांगर, खादर, 4 भागों में। अब अगला देख लेते हैं। अब आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, ये पुराने मिट्टी का बना हुआ है, ये काली मिट्टी वगैरह है इसमें। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरिक शैलों से बना हुआ है। आप लोग जानते हैं शैल 3 प्रकार का होता है, और शादी शैल, आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, ठीक ना। तो ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है ये जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार।
ठीक है ना। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना हुआ। आपको पता होगा कि जो पहले जो है ना दक्षिण अफ्रीका वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सभी एक ही था, गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता था, गोंडवाना भूमि। और इसके टूटने से ये जो ना सरकते हुए आ करके और चाइना के जो ना प्लेट से टकराया है, चाइना के प्लेट के टकराने से जो ना इंडिया का उभार पैदा हुआ इसमें, और ये हिमालय पर्वत बना है, इसीलिए नौ बलित पर्वत कहते हैं। जैसे जैसे प्लेटें टकराए के ऊपर की तरफ उभार होता है और ये बनती है। तो ये जो जमीन है ये पुराने मिट्टी से बना हुआ है, जो गोंडवाना भूमि का लैंड था उससे। और ये जो हिस्सा है ये ढाल होने के, जैसे दबाव पड़ने से ढाल हुआ और इसमें नदियां अपने छेप लाई, तो ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये पुराने जल जो है ना मिट्टी का बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं गोंडवाना भूमि के टूटने से और अपवाह के कारण बना हुआ है ये। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। एक है मध्य बीच का ऊंचा भूमि, इसमें दो आ जाते हैं, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार, ये दो भाग हैं इसमें। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। हमने भी कहा था कि काली मृदा इसमें ज्यादा पाई जाती है और इसमें खेती जो है गेहूं चावल वगैरह की खेती ज्यादा होती है, तो इसमें देख लेते हैं जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति जलवायु ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय शैल है। जो भी ये प्रायद्वीपीय पठार है ये किससे बने हैं, ज्वालामुखी से बने हुए हैं, और ये पुराने मिट्टी से बने हुए हैं काली मिट्टी से। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाता है मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल यानी कि थार अगर कहा जाए तो भारतीय मरुस्थल। भारत के मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम छोर पर स्थित है। ये पश्चिमी छोर है ना, वहां पे अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर पे स्थित है, ठीक ना। यह बालू के टिम्बों से ढका हुआ रेतीला मैदान है। टिम्बे क्या होते हैं, उठे उठे भाग जो है ना, रेत के उठे उठे भाग को टिम्बे कहते हैं, ठीक है ना। टिब्बो टिब्बो कहते हैं। अच्छा टिब्बो ये सब बदलता रहता है, बरकान वगैरह जो होते हैं ना ये बदलते रहते हैं। इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क और कटीली वनस्पतियां हैं, जिनकी है ना कैक्टस वगैरह के पौधे होते हैं, जिनके जो ना जड़े जमीन तक नीचे भागों तक जा सके, ऐसे होते हैं जो पानी की आवश्यकता कम ले, वो कटीली जो ना वनस्पतियां इसमें होती हैं, जिनमें कांटे होते हैं। लूनी नदी यहाँ की एकमात्र नदी है, लूनी। और यहाँ बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, बरकान। और ये इनका स्ट्रक्चर रोज रोज बदलता रहता है। आज देखेंगे यहाँ पे बरकान है तो अगले दिन कहीं और बरकान ऐसे बन जाता है, बदलता रहता है। अब आते हैं अगला, देखते हैं अगला है पश्चिम तटीय मैदान। अब देखिए तटीय मैदान है पश्चिम का, ये है पश्चिम का, और ये पूर्व तटीय मैदान है, ठीक ना। ये देखिए पश्चिम तटीय मैदान, ये इसमें तीन है, ठीक ना, काकड़, कन्नड़ और मालाबार। और पूर्वी तटीय मैदान में आ जाता है कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ये दो मैदान है। अब देखिए पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है। अब देखिए ये जो मैदान है, ठीक ना, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के मैदान को हम कहते हैं, ठीक ना, क्या, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है ना। पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच के क्षेत्र को। अब देखिए ये अपेक्षाकृत सरकड़ा है, बहुत ही पतला है। इधर देखिए आप, इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है ना। इस मैदान के तीन भाग है, उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य भाग को कन्नड़, दक्षिण भाग को मालाबार तट और उत्तरी भाग को, ऊपर वाले हिस्से को कोंकण कहा जाता है। अब बताए पूर्वी तटीय मैदान, उधर वाला क्षेत्र। इसमें पूर्वी तटीय मैदान जो है ना क्या होगा, पूर्व तट और पूर्व क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, और यह अपेक्षाकृत जो है ना पश्चिमी तटीय मैदान से वो ज्यादा चौड़ा होता है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है इसे, उत्तरी ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, तो इसको उत्तरी सरकार कहा जाएगा और इसको कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक ना। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां द्वारा डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे। और प्रमुख झीलें हैं इसमें चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। और ये याद रखिएगा कि जो ना इन क्षेत्रों का जो अपना पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान में अलग अलग झीलें हैं। चिल्का झील खारा पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना।
अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, पश्चिम और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर स्थित हैं। दक्कन के पठार के पश्चिम भाग किनारा, दक्कन का पठार यहाँ पे था ना, दक्कन का पश्चिम का किनारा और पूर्वी किनारे के पर बसे हुए हैं। अगला आता है इसमें दोनों में अंतर क्या है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट पे क्या है। पश्चिम घाट दक्कन पठार का पश्चिमी किनारा बनाता है, ठीक है ना। पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाता है, दक्कन ट्रैप जो है ना उसका। और यह सतत और नियमित किनारे बनाता है ये पश्चिम घाट। और ये क्या होता है, इसका विस्तार सतत नहीं है, औसतन 600 मीटर। सबसे ऊंचा शिखर इसमें महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर ऊंचा है। औसतन ऊंचाई इसकी 900 से 1600 मीटर है। और सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी, ठीक है ना, 2695 मीटर है ये पश्चिमी घाट का। तो ये देखिए पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, और ये दोनों ही दक्कन के पठार के जो ना उत्तर पूर्व और पश्चिम में है। अगला देख लेते हैं इसमें। अब आ जाते हैं हमारा लक्षद्वीप। भारत के द्वीप समूह दो भागों में बांटे गए हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप केरल के मालाबार समुद्र तट के निकट है। अब देखिए केरल है और केरल के मालाबार तट के, ठीक ना, नजदीक जो है ना लक्षद्वीप समूह है, ठीक है ना। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। छोटे छोटे प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप मतलब जो होते हैं ना बहुत सारे जो है ना घास फूस वगैरह से मिल करके बन करके वो बन गया है, या फिर जो ना मरे हुए कंकाल वगैरह से मिल करके वो बन गया है, ऐसे उसको हम कहते हैं। जबकि अंडमान निकोबार माना जाता है कि इस अंदर में जो ना पहाड़ है, उसके ऊपर वाले शिखर को हम कहते हैं इसको, ये चीज। अब देखिए प्रवाल द्वीप है ये, ठीक है ना, प्रवाल द्वीप है, और यह 32 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, करावती द्वीप, ठीक है ना, यहाँ का मुख्यालय है। अब आते हैं अंडमान निकोबार, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी है और इसमें स्थित है जो है अंडमान निकोबार। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। अंडमान उत्तर वाले पार्ट को कहते हैं और निकोबार दक्षिण वाले पार्ट को कहते हैं। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमंजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, जो अंदर पानी में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट जो ऊपर की तरफ दिखता है उसके बने हुए द्वीप समूह है, ठीक है ना। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित हैं। ये विषुवत रेखा जो होती है, इक्वेटर जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, ठीक है ना, वो उसके नजदीक है। और ये घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यहाँ बहुत ही मात्रा में जंगल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अब ये आपका चैप्टर हो गया खत्म, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये आप करेंगे, और अगर आप कर पाएंगे तो हर एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप कमेंट में करें, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए ये 6 क्वेश्चन इसमें है और ये क्वेश्चन है इसमें 13 हो गए, ऑप्शनल है। अब वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये है क्वेश्चन 15 हो गए। तो ये बस ऑप्शनल इतने क्वेश्चन है और इसको जवाब देना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अब अगला जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर।